गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, सरफेस हीट ट्रीटमेंट के बारे में। उसमें कौन कौन से होते हैं, उसके क्या लॉसेस एंड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। या क्यों करते हैं सरफेस ट्रीटमेंट, इसके बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे उसके टाइप्स, दैट मीन की कार्बोराइजिंग। अब ये जो कार्बोराइजिंग है वो कितने तरीके से किया जाता है और इसमें होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ही कार्बोराइजिंग कहा, इसका मतलब यह है कि एडिशन ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, दैट इज द कार्बोराइजिंग। ठीक है, अब कार्बोराइजिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग हीट करते हैं ऑस्टेनाइजिंग रेंज तक। ठीक है, ऑस्टेनाइजिंग रेंज तक हीट करते हैं और उसको कार्बोनियस इन्वायरमेंट में हीट करते हैं जहां की कार्बोनियस मटेरियल्स अवेलेबल हो। अब ये कार्बोनियस मटेरियल क्या होता है? कार्बोनियस मटेरियल कहने का मतलब है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंस हो। ठीक है, वहां पे हीट करते हैं, कुछ देर तक वहां होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो सरफेस पर डिफ्यूज होकर के कोई नया लेयर फॉर्म कर दे, वहां पे इंड्यूस्ड हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग उसको कूलिंग करते हैं। ठीक है, तो यही मेन पर्पस होता है। अब यहां में इसमें बाबू कई सवाल उठता है कि सर उसका टेम्परेचर रेंज क्या रहेगा, या ऑस्टेनाइजिंग में ही क्यों हीट करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज होता है 850 से लेकर के 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दूसरा सवाल था कि आखिर ऑस्टेनाइजिंग रेंज तक ही क्यों हीट करते हैं, या यही टेम्परेचर रेंज होता है, क्यों? क्योंकि बाबू क्या है कि ऑस्टेनाइट में सबसे ज्यादा कार्बन का सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। तो उस स्थिति में सबसे मैक्सिमम कितना होता है? 1150 डिग्री सेल्सियस पर। और वहां तक आप जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वहां से ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे कार्बन का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो घटते जाता है। उसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो घटते जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम लोग ऑस्टेनाइजिंग रेंज तक जाते हैं और टेम्परेचर रेंज हमने ये रखा है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके सरफेस पर कार्बन इंड्यूस कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है। इट इज द एडिशन ऑफ कार्बन टू द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील एट टेम्परेचर एट विच ऑस्टेनाइट्स विथ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी फॉर कार्बन। कहने का मतलब है कि कार्बन का एडिशन है किसमें? सरफेस में लो कार्बन स्टील के। लो कार्बन स्टील के सरफेस में क्या है, उसका एडिशन है। ठीक है, जनरली टेम्परेचर रेंज 850 से 950 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट मीन कि ऑस्टेनाइट्स में होगा। और यहां पर क्या होता है कि at that temperature austenite has high solubility for carbon. Okay, it is carried out on low carbon steel which contains carbon from 0.10% to 0.25%. ठीक है, इस रेंज में जब रहेगा कार्बन स्टील तो उसमें हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं क्या? कार्बोराइजिंग। क्लियर है? आगे बाबू, इट इज कैरिड आउट इन टेम्परेचर रेंज। अभी मैंने बताया टेम्परेचर रेंज 850 से 950 डिग्री सेल्सियस। द सरफेस लेयर इज इनरिच्ड कार्बन अप टू 0.7 से लेकर के 0.9। अब क्या होगा कि जो डिफ्यूजन होगा वो मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज कितना तक जाएगा, तो वो 0.7 से लेकर के 0.9% तक का कार्बन उसमें उसके सरफेस पर इंड्यूस्ड हो जाता है। अब यहां समझो कि जैसे उसके सरफेस पर कार्बन इंड्यूस्ड हुआ, कोर में तो नहीं ना हुआ। तो कोर में नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कोर टफ और डक्टाइल है तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन सरफेस में कार्बन इंड्यूस हुआ तो सरफेस क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, वियर रेसिस्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि एक न्यू थिन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है? अब देखो इसमें प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, बेसिकली वही प्रोसीजर होता है, हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग, जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, so
all three stages are needed in this process like heating, holding and cooling. ओके चलिए देखो यहां कहता है कि हीटिंग द मटेरियल एवब ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियस मटेरियल्स। हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनियस मटेरियल के प्रेजेंस में उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर तक हीट करेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर तक हीट करेंगे जहां से हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ड्यू टू हीटिंग डिफ्यूजन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। अब चूंकि आपने कार्बोनियस मटेरियल के प्रेजेंस में किया, कार्बोनियस मटेरियल कहने का मतलब डायरेक्टली होता है बाबू कि जहां पर कार्बन का प्रेजेंस हो, क्या हो, कार्बन का प्रेजेंस हो। बात समझ रहे हो। अब क्या होगा कि जब कार्बन का प्रेजेंस है और वहां पे कार्बोनियस मटेरियल्स प्रेजेंट है, तो वहां पर जब आप हीट करोगे तो हीटिंग के दौरान क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूज करके वो क्या करेगा कि उसके सरफेस पर एक थिन लेयर बना देगा। ठीक है, तो यहां देखो, ड्यू टू हीटिंग डिफ्यूजन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील। ठीक है, अब ये जो कार्बोनियस मटेरियल है, ठीक है, इट मे बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। अब देखो, जब डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा कि कार्बन इज अब्सॉर्ब्ड इन सॉलिड सॉल्यूशन इन ऑस्टेनाइट। मैंने क्या कहा कि ऑस्टेनाइट में क्षमता है कि वो 2.1% तक कार्बन को क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे सॉलिड सॉल्यूशन जो ऑस्टेनाइट का है उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। आगे है हमारा टाइप्स, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग और गैस कार्बोराइजिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद क्या करोगे, जैसे डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद कूलिंग करेंगे। अब कूलिंग क्या है कि तीनों में अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग कार्बोनियस मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग रेट्स होंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। ओके, पैक कार्बोराइजिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या है बाबू कि पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है, अभी क्या है कि आपको एक छोटा सा फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, उस फोटो में आप देख रहे होंगे कि अंदर में कंपोनेंट रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें और सारे डिटेल्स हैं। देखो समझो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट को, कोई एक कंपोनेंट ले लिए, ठीक है, और उस कंपोनेंट को एक बॉक्स में हम लोग रख देते हैं और उस बॉक्स में क्या डालते हैं, 80% चारकोल या ग्रेनुलर कोल, ठीक है, और 20% बेरियम कार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि बेरियम कार्बोनेट जो है एक एनर्जाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उसको डाल करके फिर हम लोग फर्नेस में डाल देते हैं। फर्नेस में डालने के बाद क्या करते हैं बाबू कि आपने फर्नेस में डाला, फर्नेस में डाल करके फिर उसको हीट करते हैं करीब 850 से 950 डिग्री सेल्सियस तक, और वहाँ पर हम कुछ देर के लिए करीब 4 to 10 आवर्स के लिए मेंटेन्ड रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्या होता है कि ओवरऑल जो कार्बोराइजिंग टाइम होता है ना, वो करीब 4 to 10 होता है, 4 to 10 होता है, बट उसमें कभी कभी हम लोग 3 to 4 आवर्स भी रखते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा सेक्शन कैसा है, उन सभी बातों पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अब उतना देर हीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, और बाहर निकालने के बाद उसको हम लोग या तो क्वेंचिंग करेंगे, ठीक है, या फिर फर्नेस कूलिंग करेंगे, या सॉल्ट या वाटर या ऑयल क्वेंचिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से यूज होता है, बट जनरली पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि क्वेंचिंग करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली स्लो कूलिंग करते हैं और ज़्यादातर फर्नेस कूलिंग किया जाता है। ठीक है, देखोगे इसके बारे में, पैक कार्बोराइजिंग इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग को ही हम लोग सॉलिड कार्बोराइजिंग के नाम से देखते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस the steel piece is packed in steel containers and completely surrounded with charcoal or granular coal। ठीक है, that is the 80%। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हीट रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है,
उसमें हम लोग हीट रेसिस्टेंट स्टील का कंटेनर होता है, बॉक्स होता है, उसमें स्टील पीस को हम पैक कर देते हैं और उसको चारों तरफ से चारकोल डाल देते हैं। क्या डालते हैं? चारकोल या ग्रेनुलर कोल डालते हैं और उसका मात्रा होता है 80%। ठीक है, फिर है द चारकोल इज ट्रीटेड विथ बैरियम कार्बोनेट, ठीक है, एज ए एनर्जाइजर विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ CO2। और ये जो बैरियम कार्बोनेट होता है इसका जो मात्रा होता है वो 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, आगे क्या है कि ये एनर्जाइजर के रूप में यूज होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बना और फिर और उसमें चारकोल अवेलेबल है तो फिर से रिएक्शन करके क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हो कि पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि CO रिएक्ट्स विथ लो कार्बन स्टील सरफेस। ठीक है, लो कार्बन का जो स्टील सरफेस है उसके साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, टू फॉर्म एटॉमिक कार्बन। ठीक है, ताकि वहां पे वो कार्बन के फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सके, विच डिफ्यूज इनटू द स्टील। ये जो क्या होता है, एटॉमिक कार्बन जो होते हैं वहां पे डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो पैक्ड कंपोनेंट इज हीटेड एट 950 डिग्री सेल्सियस। ये तो मेन पॉइंट्स था। यहां पर क्या है कि हम लोग करते क्या हैं, वो चीजें हैं कि पैक्ड कंपोनेंट इज हीटेड एट 850 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेस फॉर 4 to 10 आवर्स। अब क्या करते हैं कि उसको हम लोग 4 से 10 घंटे के लिए हम लोग उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंपोनेंट्स है। ठीक है, फिर क्या होगा कि इस तरीके से जब हीट करेंगे तो हीटिंग से क्या होगा कि सच अ हाई टेम्परेचर इन फर्नेस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन एट आउटर लेयर। अब इस तरीके का क्या है कि एटमॉस्फेयर है फर्नेस में, इस तरीके का हायर टेम्परेचर है तो वो क्या होता है कि वो कार्बन के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, हेल्प करता है। कहाँ? आउटर लेयर में एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेंचिंग इज डिफिकल्ट इन पैक कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि क्वेंचिंग डिफिकल्ट होता है। यूजुअली द पार्ट इज अलाउड टू कूल स्लोली एंड देन हार्डन एंड टेम्पर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पैक कार्बोराइजिंग में उसको स्लोली कूल करते हैं, फिर हार्डन करते हैं और फिर टेम्पर्ड करते हैं। इसमें कार्बोराइजिंग डेप्थ जो हो जाता है वो हमारा 1.33 मिलीमीटर के अप्रॉक्स होता है, उससे कम ही रहता है कार्बोराइजिंग डेप्थ। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा देखेंगे कि बेरियम कार्बोनेट कैसे बेरियम ऑक्साइड्स में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे टूट रहा है, कैसे लेयर्स बन रहे हैं। तो इन सब का इक्वेशंस देखते हैं हम लोग पैक कार्बोराइजिंग का। देखिए हम लोग अब देखते हैं क्या कि इसमें क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। तो रिएक्शंस क्या होगा कि जैसे बेरियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि एक एनर्जाइजर के रूप में यूज किया गया है, वो ब्रेक करेगा बेरियम ऑक्साइड के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, अब यहां देखो एनर्जाइजर डिकम्पोज टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस टू द स्टील सरफेस। ठीक है, अब ये जो यहां पे मैंने लिखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बट यहां पे मैं कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे है ये, इस चीज को समझो। क्या होता है कि जैसे एनर्जाइजर है, ठीक है, अब ये एनर्जाइजर क्या होगा कि ये जो टूटेगा तो बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जाइजर है वो किसके पास है? चारकोल के पास है। अब चारकोल में कार्बन है ना, अब वो जब रिएक्शन करेगा तो बेरियम ऑक्साइड अलग आएगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहां से अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो फिर से कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि फिर से रिएक्शन करेगा कहां पर? सरफेस पर। अब यहां ध्यान दोगे कि द कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद द सरफेस ऑफ अ स्टील। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, अब फिर ये क्या बनाया आपका? ये एटम्स डिफ्यूजर हो रहा है कहां पे? कार्बन पे। डिफ्यूज्ड एटम्स, डिफ्यूज्ड कार्बन विथ आयरन एंड कार्बन। यहां पे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ठीक। आगे क्या है बाबू? डिफ्यूजन ऑफ कार्बन इनटू अ स्टील। दिस इज द डिफ्यूजन हो रहा है यहां पे। ठीक है,
फिर क्या है कि CO2 फॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेप, कहने का मतलब है कि यहां पर जो CO2 फॉर्म हुआ, ठीक है, वो अगेन कोल के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाएगा, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर केस डेप्थ की बात करें, यानी कि हार्डनेस जो बनेगा वो आपको मैंने पहले ही बताया कि 1.3 mm के आसपास होता है, ठीक है, उससे कम होता है। तो आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो 1 से 2 mm याद रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह इसका जो केस डेप्थ का फॉर्मूला होता है K × √/T, वेयर K इज द कांस्टेंट एंड T इज द कार्बोनाइजिंग टाइम, ठीक है। अब कार्बोनाइजिंग टाइम आप पर डिपेंड करता है उसका मटेरियल्स पे, उसके कंपोजिशन पे कि कितना देर रखना है, ठीक है। ये 4 घंटे रखने हैं, 5 घंटे रखने हैं, 6 घंटे रखने हैं या 10 घंटे रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखो एक लैब है, ठीक है, कार्बोनाइजिंग पैक कार्बोनाइजिंग के बारे में एक लैब है, वो कैसे होता है या किस तरीके से होता है वो थोड़ा देखो। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया गया था, ठीक है। तो इसमें जरा ध्यान से देखो और इसको देखो और समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे बाबू, हमने फर्नेस से क्या कर रहा हूँ मैं, कि इसे पैक कार्बोनाइजिंग के लिए जो मैंने कंटेनर में लो कार्बन स्टील रखा था चारकोल और बेरियम कार्बोनेट के साथ, उसे अभी निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आ गया, यही वो कंटेनर है। इसमें मैंने 4 पीसेस डाले हैं लो कार्बन स्टील के, और बाकी चारों तरफ चारकोल और कोल, ग्रैनुलर कोल्स भरा हुआ है, देख रहे हो, जो कि करीब करीब 80% होता है। और एनर्जाइजर के रूप में बेरियम कार्बोनेट को मैंने यूज किया है। अब देखो किस तरीके से लाल तप्त हो गया है कोल। इस कोल को हम लोग अब देखो यहाँ से कोल को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, और उसके साथ लो कार्बन स्टील के जो पीसेस हैं वो भी इसे मैंने उलट दिया है। देखो दिख रहा है वो टुकड़े, लो कार्बन स्टील के जो टुकड़े हैं, ठीक है, जो पीसेस हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस हैं, वो आ गया है बाहर। देखो इसमें मैं क्या करूँगा कि एक को वायल के साथ कूलिंग करूँगा। देखो ये मैंने उठाया और इसे रख दिया वायल में, तो ये हो गया वायल क्वेंचिंग। क्या हो गया? वायल क्वेंचिंग। चलो अब ये कूल हो रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग रखेंगे वाटर में। चलो देखो यहाँ पे वायल क्वेंचिंग हो गया, और दूसरा पीस मैं अब उठा रहा हूँ। देखो ये रहा सेकंड पीस। सेकंड पीस को वायल रखा है, और वायल जो है अब वायल में डाल रहा, सॉरी वाटर है सेकंड पीस में। और देखो वाटर किस तरीके से बॉयल हो गया। इतना हाई टेम्परेचर पे होता है ना कि वो सडन बॉयल हो जाता है। करीब 850 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर। देखो एकदम सडन से बॉयल हो गया, ठीक है। अब एक पीस को हम लोग क्या करेंगे कि ब्लोअर के पास रख देंगे, फैन के पास, और एक फर्नेस कूलिंग में छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपको पता चलेगा कि चारों का डिफरेंस क्या हार्डनेस अचीव हुआ इसके कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारा कार्बोनाइजिंग फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।